Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Fareen Ashraf and roll number 46 and जो टॉपिक मेरा आज मैंने बताना आपको वो है फ्लोरेसेंस, इंट्रोडक्शन टू फ्लोरेसेंस। सबसे पहले देख लेते हैं कि फ्लोरेसेंस हमारे पास है क्या। फ्लोरेसेंस बेसिकली एक लाइट एमिटिंग फिनोमेना है। अब हमारे पास क्वेश्चन ये राइज होता है कि लाइट हमारे पास इमिट होती कैसे है। जनरली जब इलेक्ट्रॉन्स अपनी ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं एनर्जी एब्जॉर्ब करके, अब एक्साइटेड स्टेट्स चूंकि अनस्टेबल होती हैं तो इलेक्ट्रॉन टेंड करता है कि वो वापस स्टेबिलिटी की तरफ आए। जो ग्राउंड स्टेट है ये स्टेबल होती है। अब इलेक्ट्रॉन टेंड करता है कि वो वापस स्टेबिलिटी की तरफ आए, तो जब वो एक्साइटेड स्टेट से बैक टू ग्राउंड स्टेट आता है तो आते हुए वो रेडिएशन इमिट करता है, और ये जो रेडिएशन इमिट करता है ये बेसिकली हमारे पास लाइट इमिट होती है। अब लाइट जो है हमारे पास कई तरीके से इमिट हो सकती है। जब हम टंगस्टन फिलामेंट को हीट करते हैं, कार्बन फिलामेंट को हीट करते हैं, जब हम हीटिंग के थ्रू लाइट को प्रोड्यूस करवाते हैं तो इस तरह की लाइट को हम इनकैंडिसेंट लाइट कहते हैं। अब इनकैंडिसेंट लाइट की जो सिंपलेस्ट एग्जांपल है हमारे पास वो है ऑर्डिनरी लाइट बल्ब। ये हमारे पास एक फिलामेंट है बल्ब। बेसिकली ये बात कर रही हूँ मैं इनकैंडिसेंट लाइट की। इनकैंडिसेंट लाइट के अंदर क्या बेसिक प्रिंसिपल क्या है इसका, इसमें जो हमारे पास थर्मल एनर्जी होती है वो कन्वर्ट हो जाती है लाइट एनर्जी के अंदर। जब भी हमारे पास थर्मल एनर्जी लाइट एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, इस प्रोसेस को हम कहेंगे कि इनकैंडिसेंस हो रही है। अब ये हमारे पास ऑर्डिनरी लाइट बल्ब इसकी एक एग्जांपल है। जब भी हम ऑर्डिनरी लाइट बल्ब को कनेक्ट करेंगे बैटरी के साथ, कोई इसको इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करेंगे, एनर्जी देंगे, तो क्या होगा, ये जो बैटरी है ये इस फिलामेंट को एनर्जी प्रोवाइड करेगी, और एनर्जी प्रोवाइड करने के नतीजे में क्या होगा कि ये जो फिलामेंट है ये हीट अप होना स्टार्ट हो जाएगा। जो फिलामेंट बेसिकली हमने यहाँ पे ये लगाया हुआ है ये होता है टंगस्टन का। टंगस्टन की क्या प्रॉपर्टी है, टंगस्टन की प्रॉपर्टी ये है कि जब टंगस्टन को हीट मिलती है ये इल्यूमिनेट करना स्टार्ट। बहुत अच्छे, आप बहुत अच्छा बोल रही है। टंगस्टन की प्रॉपर्टी क्या है कि जब टंगस्टन को हम हीट करते हैं तो ये इल्यूमिनेट, इसमें से लाइट प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है। जब लाइट हमारे पास लाइट एक बल्ब है वो सारी होल नाइट में बंद रहा है, जब सुबह हमने लाइट बल्ब को ऑन किया तो बिल्कुल स्टार्ट पे जो पहला इंस्टेंट था उसके ऊपर उसकी लाइट बिल्कुल डिम सी होती है, बिल्कुल लाइट ऑरेंज सी कलर की लाइट आती है। तो जो टंगस्टन है वो जब इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल प्रोवाइड करते हैं काफी देर, इलेक्ट्रिसिटी हमने प्रोवाइड नहीं की, उसकी काफी देर बाद जब उसका टेम्परेचर बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे आ गया, फिर हमने उसके ऊपर एनर्जी से प्रोवाइड की है, हीटअप होने के बाद बिल्कुल फर्स्ट इंस्टेंट के ऊपर वो जो इल्यूमिनेंस है वो बिल्कुल ऑरेंजिश रेडिश टाइप की हमारे पास जो है इल्यूमिनेंस वो शो करता है। लेकिन जैसे ही इसका जो टेम्परेचर है वो थोड़ा हाई होता है, जो लाइट है यहाँ से ब्राइट येलो कलर की निकलना शुरू हो जाती है। ये बेसिकली हमारे पास इनकैंडिसेंट लाइट का फिनोमेना है। अब टंगस्टन हम यहाँ पे क्यों यूज करते हैं, हम टंगस्टन के अलावा कोई और फिलामेंट क्यों नहीं यूज करते, कार्बन का या प्लैटिनम का या फिर और किसी मेटल का। उसकी वजह ये है कि एक तो टंगस्टन जो है उसकी जो लाइट है वो काफी ब्राइट होती है, टंगस्टन हमें एक ब्राइट लाइट देता है। दूसरी बात ये है कि जो टंगस्टन की रेजिस्टिविटी है वो काफी ज्यादा है। अब चूंकि हम बैटरी के थ्रू यहाँ पे हीट प्रोवाइड करेंगे, अब हीट देने की वजह से क्या होगा, ये जो हमारे पास कॉइल है, ये हमारे पास फिलामेंट है, ये हीटअप हो जाएगा, और हीटअप होने की वजह से अक्सर इसमें होता है कि सर्किट जोन है वो बर्स्ट हो जाता है। लेकिन टंगस्टन इस केस के अंदर इसकी जो रेजिस्टिविटी है वो ज्यादा है। अब रेजिस्टिविटी हम ज्यादा कर भी सकते हैं अगर हमें लाइट ज्यादा चाहिए हो। बेसिकली हमें अपनी नॉर्मल रूटीन के अंदर जो लाइट है वो ब्राइट ही चाहिए होती है। हमें जितनी ब्राइट लाइट चाहिए हमें उतनी ज्यादा हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी, और हम जितनी ज्यादा हीट प्रोवाइड करेंगे हमें हमारे फिलामेंट के अंदर उतनी ज्यादा रेजिस्टिविटी चाहिए। और रेजिस्टिविटी हम रेजिस्टेंस कैसे बढ़ा देंगे, हम ये जो कॉइल है हम इसकी जो लेंथ है इसको बढ़ा देंगे। जब भी हम अपने लेंथ बढ़ा देंगे इस फिलामेंट की तो क्या होगा, लेंथ बढ़ने से जो रेजिस्टेंस है वो भी ज्यादा हो जाएगी, और जब रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगी तो जो ब्राइट लाइट है वो हमारे पास अचीव करना जो है वो ज्यादा आसान हो जाएगा। ये हमारे पास ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन था इनकैंडिसेंट लाइट का। और जो इसमें क्या होता है, बेसिकली जो थर्मल एनर्जी होती है वो कन्वर्ट हो जाती है लाइट एनर्जी के अंदर, और इसका जो एग्जांपल है वो हम कर चुके हैं कि वो ऑर्डिनरी लाइट बल्ब जो हमारे घर में यूज होता है वो इसकी एग्जांपल है। देन हमारे पास ये तो हमने पढ़ लिया कि लाइट हमारे पास प्रोड्यूस हो रही है एज अ रिजल्ट ऑफ थर्मल एनर्जी। अब थर्मल एनर्जी के अलावा और भी काफी सारे फैक्टर्स हैं जो लाइट को प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये हमारे पास कोई भी सब्सटेंस है जो कि लाइट प्रोड्यूस कर रहा है, इसमें से लाइट एमिट हो रही है, फोटॉन्स यहाँ से लाइट एमिट हो रही है। अब इसके बिहाइंड जो लाइट यहाँ से इमिट हो रही है इसके पीछे काफी ज्यादा स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स हो सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास फोटॉन्स जो हैं वो भी लाइट को जो है यहाँ से लाइट को ट्रिगर करवा सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो सकती है। यहाँ पे हमारे पास
लाइक कोई केमिकल रिएक्शन भी हो सकता है, मैकेनिकली भी हम प्रोड्यूस करवा सकते हैं। इसके अलावा ढेर सारे फैक्टर्स हैं जो कि यहाँ से किसी भी मटेरियल से लाइट को प्रोड्यूस करवा सकते हैं अदर देन टेम्परेचर। जब हमारे पास कोई भी मटेरियल इल्यूमिनेट करेगा ड्यू टू एनी कॉज अदर देन टेम्परेचर, उसे हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, लुमिनेसेंस हो रही है। अब लुमिनेसेंस को पढ़ लेते हैं। द एमिशन ऑफ विजिबल रेडिएशन ड्यू टू सम कॉज अदर देन टेम्परेचर। जब टेम्परेचर के अलावा कोई भी हम कॉज यूज करेंगे लाइट को किसी भी सब्सटेंस से इमिट करवाने के लिए, उसे हम कहते हैं कि ये लुमिनेसेंस है। अब चूंकि हम यहाँ पे टेम्परेचर यूज नहीं कर रहे, इस तरह की लाइट को हम कहते हैं कि ये कोल्ड लाइट है। देन लाइट एमिशन के जो फिनोमेना हैं उनको हम ब्रॉडली डिस्कस कर चुके हैं कि एक फिनोमेना ऐसा है जिसके अंदर हम टेम्परेचर को यूज कर रहे हैं, और एक हमारे पास ऐसा फिनोमेना जिसके अंदर हमारे पास टेम्परेचर की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अब लुमिनेसेंस जो है इसकी कुछ इसकी कुछ क्लासिफिकेशन है, कुछ कैटेगरीज है, वन बाय वन उनमें से थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। जो बेसिक डिस्कस करना है हमने वो फोटोलुमिनेसेंस को डिस्कस करना है। तो जो सबसे पहली कैटेगरी है यहाँ पे वो है केमिलुमिनेसेंस की। अब केमिलुमिनेसेंस में क्या होता है, बेसिकली हमारे पास कोई सी भी दो या दो से ज्यादा केमिकल स्पीशीज होती हैं, वो रिएक्ट करती हैं, उनकी केमिकल स्टेट, उनकी जो स्टेट होती है उसमें कोई ना कोई चेंज आता है, जो प्रोडक्ट बनता है हमारे पास वो यहाँ से क्या करेगा, लाइट को इमिट करना स्टार्ट कर देगा। इस तरह का जब हमारे पास इल्यूमिनेशन होगी तो हम कहेंगे ये हमारे पास क्या है, केमिलुमिनेसेंस है, जिसके अंदर एक केमिकल रिएक्शन जो है वो लुमिनेसेंस का कॉज बन रहा है। देन हमारे पास जो सेकंड टाइप है इसकी वो है कैथोडोलुमिनेसेंस। कैथोडोलुमिनेसेंस में बेसिकली क्या होता है, ये हमारे पास हमारा कोई मटेरियल है यहाँ पे पड़ा हुआ है। अब हमने इसके ऊपर क्या किया, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको बम्बार्ड किया। इलेक्ट्रॉन्स की बम्बार्डमेंट की वजह से क्या हुआ, ये जो मटेरियल है ये एनर्जेटिक हो गया, ये अपनी एक्साइटेड स्टेट में गया, और जब वापस आया तो इसने क्या किया, लाइट को एमिट करना स्टार्ट कर दिया। जब भी हमारे पास लुमिनेसेंस होगी ड्यू टू बम्बार्डमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उसे हम कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है, कैथोडोलुमिनेसेंस है। नेक्स्ट इलेक्ट्रोलुमिनेसेंस। इलेक्ट्रोलुमिनेसेंस के अंदर क्या होगा, ये हमारे पास सिस्टम है हमारा जिसने अब इल्यूमिनेट करना है। हमने क्या किया, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी, हमने लाइक इसको पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया। ये सिस्टम है हमारा, हमने इसको बैटरी के टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया। जब हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई की, हमने जब इसको इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे अप्लाई की तो क्या हुआ, यहाँ पे जो ये सब्सटेंस था हमारा ये क्या करना शुरू कर दिया, इसने लाइट एमिट करना स्टार्ट कर दी। जब हमारे पास इस तरह इल्यूमिनेशन होगी तो इसे हम कहेंगे कि ये हमारे पास इलेक्ट्रोलुमिनेसेंस है। अब फाइनल जो टॉपिक मैंने आपको बताना है वो है फोटोलुमिनेसेंस। फोटोलुमिनेसेंस नाम से ही पता लग रहा है कि फोटो मींस लाइट, यानी कि कोई फोटोन है जो लुमिनेसेंस का कॉज बनेगा। मतलब फोटोलुमिनेसेंस में क्या होगा कि लाइट ही देंगे और लाइट ही आगे जाके उस मटेरियल से लाइट एमिट करवाएगी। ये हमारे पास मटेरियल है जो कि अब लाइट एमिट करेगा, ये हमारे पास फोटोन है जो हमने इसके ऊपर बम्बार्ड किया है। ये फोटोन है, किसी भी एनर्जी का यहाँ से आया है, इसने ये जो फोटोन है हमने इस मटेरियल के ऊपर बम्बार्ड किया है। बम्बार्डमेंट के रिजल्ट में क्या होगा, ये जो हमारे पास मटेरियल है ये लाइट एमिट करना स्टार्ट कर देगा। जब ये लाइट एमिट करेगा तो अब ये जो एनर्जी होगी ना, ये इस एनर्जी की निस्बत कम होगी। हम कह सकते हैं कि जो फोटोलुमिनेसेंस के अंदर जो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन द एनर्जी एमिटेड। जो एनर्जी फोटोन के थ्रू हम उस मटेरियल के ऊपर डालेंगे, एमिट होने वाली एनर्जी हमेशा क्या होगी, उस एब्जॉर्ब फोटोन की निस्बत कम होगी। अब जब एनर्जी जो है एमिटेड रेडिएशन की जो एनर्जी है वो कम हो जाएगी, इसका मतलब क्या है कि जो वेवलेंथ है इस रेडिएशन की वो क्या हो जाएगी, ज्यादा। तो यहाँ से हम एक और रिजल्ट डिड्यूस कर सकते हैं कि फोटोलुमिनेसेंस के अंदर जो वेवलेंथ होती है एब्जॉर्ब रेडिएशन की वो हमेशा लेस होती है एज कंपेयर टू दी एमिटेड रेडिएशन। ये तो बेसिक बेसिक्स हमने डिस्कस कर लिया। आगे इसकी कैटेगरीज देखते हैं कि इसकी कैटेगरीज हैं कौन कौन सी। बेसिकली फोटोलुमिनेसेंस जो है ये दो तरह की होती है, एक फ्लोरेसेंस और एक होती है हमारे पास फॉस्फोरेसेंस। अब फ्लोरेसेंस को हम कहते हैं कि ये एक इंस्टेंटेनियस फिनोमेना है, और फॉस्फोरेसेंस को हम ये कहते हैं कि ये एक डिलेड फिनोमेना है। अब ये क्यों है, फ्लोरेसेंस एक इंस्टेंटेनियस फिनोमेना क्यों है, हालांकि दोनों में लाइट ही एमिट हो रही है। डिलेड प्रोसेस क्यों है फ्लोरेसेंस, और जो फ्लोरेसेंस है ये इंस्टेंटेनियस फिनोमेना क्यों है। अब देखें, फ्लोरेसेंस के बारे में हम डिस्कस करते हैं कि जो फ्लोरेसेंस के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की जो ट्रांजिशंस होती हैं वो ग्राउंड सिंगलेट स्टेट से एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट में जाती है, और फॉस्फोरेसेंस के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांजिशन होती है वो पहले ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट, फिर एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट से वो एक्साइटेड ट्रिपलेट स्टेट में जाते हैं, और ट्रिपलेट स्टेट से वापस ग्राउंड एक्साइटेड स्टेट में आते हैं। अब बेसिकली इन चीजों को बताने से पहले आपको पता होना चाहिए कि जो एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट है या ग्राउंड एक्साइटेड स्टेट है ये होता क्या है।
सबसे पहले ग्राउंड सिंगलेट स्टेट को देख लेते हैं कि ग्राउंड सिंगलेट स्टेट के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो किस तरह होते हैं। ये हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है और ये हमारे पास दूसरा इलेक्ट्रॉन है। हमेशा ग्राउंड स्टेट के अंदर जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी जो स्पिन होती है आपस में ऑपोजिट होती है। अगर एक हमारे पास क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो दूसरा हमेशा हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा ग्राउंड सिंगलेट स्टेट के अंदर। तो इनकी जो ओरिएंटेशन है हम उसको इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि एक अगर हमारे पास क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो दूसरा हमारे पास क्या कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। ग्राउंड सिंगलेट स्टेट के अंदर इलेक्ट्रॉन जो से होते हैं वो पेयर की फॉर्म में होते हैं, दे हैव ऑपोजिट स्पिन और वो सेम स्टेट के अंदर होते हैं, सेम एनर्जी लेवल के अंदर होते हैं। ये तो मैंने आपको बता दिया ग्राउंड सिंगलेट स्टेट के बारे में। अगली जो चीज मैंने आपको बतानी है वो है एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट। एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट और ग्राउंड सिंगलेट स्टेट के अंदर कितना फर्क है, इसके अंदर सिर्फ ये फर्क है कि ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये एनर्जी एब्जॉर्ब करके वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन शिफ्ट्स टुवर्ड्स द एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट। क्या स्टेट बनती है मैं आपको दिखाती हूँ अभी। ये हमारे पास एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स थे जो कि ग्राउंड स्टेट में थे। हमने क्या किया, इनके ऊपर एनर्जी फॉल की, इनके ऊपर हमने एनर्जी को इंसिडेंट किया। इंसिडेंट एनर्जी की वजह से क्या हुआ, वन ऑफ दोस पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड इनफ एनर्जी टू शिफ्ट टुवर्ड्स द एक्साइटेड स्टेट। क्या करेगा इलेक्ट्रॉन, अपनी ग्राउंड सिंगलेट स्टेट से एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट की तरफ जाएगा। अब जब ये अपनी ग्राउंड सिंगलेट स्टेट से एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट की तरफ जाएगा तो जो कॉन्फ़िगरेशन जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कुछ इस तरह नजर आ रहे होंगे। दिस इज एंड दिस इलेक्ट्रॉन इस तरह में नजर आ रहे होंगे। अब क्या होगा, अब ये हमारे पास जो स्टेट है ना ये बेसिकली एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट है और ये जो एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट है ना ये हमें बताती है कि फ्लोरेसेंस हो रही है। फ्लोरेसेंस के अंदर बेसिकली एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट और ग्राउंड सिंगलेट स्टेट का फिनोमेना हो रहा होता है। जो फॉस्फोरेसेंस का फिनोमेना है उसके अंदर एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट नहीं बल्कि एक्साइटेड ट्रिपलेट स्टेट अपना रोल परफॉर्म करती है। इस तरह ये हमारे पास एक्साइटेड ट्रिपलेट स्टेट है। एक्साइटेड ट्रिपलेट स्टेट के अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे जाती हैं, ये हमारे पास ग्राउंड स्टेट है जहां पे दो इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं। ये दो इलेक्ट्रॉन्स है, हमने इन इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी दी, एनर्जी एब्जॉर्ब करके इसमें से एक इलेक्ट्रॉन चला गया एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट, एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट के अंदर। यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन इधर रहा, ये इलेक्ट्रॉन इधर चला गया। अब ये हमारे पास ट्रिपलेट स्टेट है। जो ट्रिपलेट स्टेट की एनर्जी होती है एक्साइटेड ट्रिपलेट स्टेट की वो हमेशा एक्साइटेड ट्रिपलेट स्टेट, इसकी एनर्जी हमेशा एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट से थोड़ी नीचे होती है। इसीलिए हम कहते हैं कि जो ट्रिपलेट स्टेट है इट इज मोर इट इज स्टेबल देन दैट ऑफ एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट। जी ये जो सिंगलेट एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट है उसमें स्पिन सेम होता है जी। एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट के अंदर इलेक्ट्रॉन चूंकि सेम सिस्टम के अंदर नहीं, आपने उल्टा बनाया ना। एक्साइटेड जो सिंगलेट स्टेट है उसमें स्पिन सेम होता है। स्टेट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन की स्पिन होती है वो सेम रहती है जिस तरह की वो यहाँ पे है। अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पेयर की फॉर्म में ऑपोजिट स्पिन रख रहे हैं तो एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट के अंदर भी इलेक्ट्रॉन ऑपोजिट स्पिन ही रखेंगे, उनकी स्पिन वही रहेगी जैसे कि वो ग्राउंड स्टेट में थे। अगर यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, तो जब एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन जाएगा वो अपनी सेम स्पिन के साथ जाएगा जिस तरह के वो ग्राउंड स्टेट में था, वो अपनी स्पिन चेंज नहीं करेगा। जो स्पिन होगी वो वही रहेगी जो कि ग्राउंड स्टेट में थी। दोनों की स्पिन आपस में ऑपोजिट है। ग्राउंड स्टेट के अंदर जब भी इलेक्ट्रॉन्स पेयर की फॉर्म में पड़े होंगे उनकी स्पिन हमेशा आपस में ऑपोजिट होती है। तो जब हम इसको एनर्जी प्रोवाइड करेंगे इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में जाते हुए इलेक्ट्रॉन अपनी स्पिन को चेंज नहीं करेगा, अपनी स्पिन वही रखेगा जिस तरह की वो ग्राउंड स्टेट में था। आप मेरी बात फॉलो कर रही हैं? जी समझ आ रही है जी हाँ जी बिल्कुल सही बता रही हूँ। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी, जब इलेक्ट्रॉन एक ही सिस्टम के अंदर ट्रांजिशंस करता है, लाइक अभी सिंगलेट ग्राउंड स्टेट से सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट में गया तो इसने अपनी स्पिन को चेंज नहीं किया, ये उसी स्पिन के साथ गया जिस स्पिन से यहाँ पे मौजूद था। लेकिन अब क्या होने लगा है, अब मॉलिक्यूल ने ट्रांजिशन करनी है एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट से एक्साइटेड ट्रिपलेट स्टेट में। जब भी कोई इलेक्ट्रॉन अपना सिस्टम चेंज करता है, सिंगलेट से ट्रिपलेट में जाएगा या फिर ट्रिपलेट से सिंगलेट में जाएगा, तो वो क्या करेगा, हमेशा अपनी स्पिन को चेंज कर देगा।
जब भी इलेक्ट्रॉन की सिस्टम चेंज होगा, वो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाएगा, सिंगलेट से ट्रिपलेट में जाएगा, ये ट्रिपलेट से सिंगलेट में जाएगा, तो अपनी स्पिन इन्वर्ट कर देगा। लाइक यहाँ पे अगर एक इलेक्ट्रॉन उसकी स्पिन लाइक एंटी क्लॉकवाइज है, मैं इसको बना देती हूँ इस तरह। अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इस तरह पड़ा हुआ है, अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इस तरह रोटेट कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो जब ये इलेक्ट्रॉन इंटर सिस्टम क्रॉसिंग के थ्रू अपना सिस्टम चेंज करके जब यहाँ पे आएगी, तो इसकी स्पिन चेंज हो जाएगी, ये इस तरह रोटेट करना स्टार्ट कर देगा जब भी मॉलिक्यूल अपना सिस्टम चेंज करेगा। अब ये जो सिस्टम चेंज होता है, ये फ्लोरेसेंस में चेंज नहीं होता, ये फॉस्फोरेसेंस में चेंज होता है। अब चूंकि फॉस्फोरेसेंस के अंदर सिस्टम चेंज होता है, इलेक्ट्रॉन का एक दफा इलेक्ट्रॉन सिंगलेट से ट्रिपलेट में जाता है, और फिर बाद में जब डी एक्साइटेशन होती है यहाँ पे, तो ये वापस अपना सिस्टम अगेन चेंज करता है, ये दोबारा ट्रिपलेट से सिंगलेट में आ रहा होता है। अब चूंकि फॉस्फोरेसेंस के अंदर इलेक्ट्रॉन का जो सिस्टम है वो 2 दफा चेंज होता है, इसलिए ये जो फॉस्फोरेसेंस है, हम कहते हैं कि ये एक डिलेड फिनोमेना है। और फॉस्फोरेसेंस जो फ्लोरेसेंस है, उसके अंदर हमारे पास ऐसी कोई सिस्टम के अंदर जो है लाइक ट्रांजिशंस नहीं हो रही दो सिस्टम्स के अंदर, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन सिंगलेट के अंदर ही रहता है, सिंगलेट में ही ट्रांजिशन करके जाता है और वापस सिंगलेट से सिंगलेट में ही आता है। तो चूंकि यहाँ पे इंटर सिस्टम क्रॉसिंग नहीं हो रही, इसीलिए जो फ्लोरेसेंस है वो एक इंस्टेंटेनियस फिनोमेना है, वो जल्दी से हो जाता है। लेकिन फॉस्फोरेसेंस के अंदर चूंकि 2 दफा सिस्टम चेंज हो रहा है, इसलिए ये एक डिलेड फिनोमेना है जो हम कल बात कर रहे थे। बात सुने जी। अच्छा, ये जब इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड ट्रिपलेट स्टेट से डी एक्साइट होकर जब दोबारा ग्राउंड सिंगलेट स्टेट में आ रहा है, क्या स्पिन चेंज करेगा अपनी? जी बिल्कुल, मैं आपको बताती हूँ। ये देखें, ये हमारे पास ग्राउंड सिंगलेट स्टेट है, ठीक है। ये हमारे पास जी एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट्स हैं, इसको मैं S1 कह देती हूँ, इसको मैं S2 कह देती हूँ, इसको मैं S0 कह देती हूँ, जो कि मेरे पास क्या है, S0 इज ग्राउंड सिंगलेट स्टेट, S1 is first excited singlet state, S2 is second excited singlet state। अब मैंने आपको पहले बताया कि जो ट्रिपलेट स्टेट होती हैं वो ज्यादा स्टेबल होती हैं एज कंपेयर्ड टू सिंगलेट स्टेट्स। इसका भी रीजन मैं अभी आपको बताऊंगी। अभी मैं पहले आपको ये बता देती हूँ जनरल कि जो सिंगलेट स्टेट है उसकी निस्बत जो ट्रिपलेट स्टेट होती है वो ज्यादा स्टेबल होती है, तो हम उसको एनर्जी वाइज थोड़ा नीचे ड्रॉ करेंगे। ये फर्स्ट एक्साइटेड ट्रिपलेट स्टेट और ये सेकंड एक्साइटेड ट्रिपलेट स्टेट। ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो से हैं ये ग्राउंड स्टेट के अंदर पड़े हुए हैं। हमने क्या किया, हमने अब इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोटोन की बम्बार्डमेंट की ई एनर्जी के, E1 एनर्जी का जो फोटोन है, हमने इस पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर उसे बम्बार्ड किया। अब बम्बार्डमेंट के नतीजे में क्या हुआ, वन ऑफ देम पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन में से जो एक इलेक्ट्रॉन होगा वो इनफ एनर्जी गेन कर लेगा कि वो अपनी एक्साइटेड स्टेट में चला जाए। अब एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट से ही एक्साइटेड ग्राउंड सिंगलेट स्टेट से ही जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट में रह रहा है, मतलब वो सिंगलेट स्टेट में ही रह रहा है, तो वो इलेक्ट्रॉन अपनी स्पिन चेंज नहीं करेगा। लाइक जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है अगर ये यहाँ पे रिजाइड करेगा, तो जो सेकंड इलेक्ट्रॉन है जिसकी स्पिन ये है, ये अपनी इसी स्पिन के साथ ऊपर चला जाएगा एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट के अंदर। उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन जब इंटर सिस्टम क्रॉसिंग के थ्रू अपनी जो है लाइक सिस्टम चेंज करेगा, इस सिस्टम से इस सिस्टम में आएगा, सिंगलेट से ट्रिपलेट में आएगा, तो क्या करेगा, यहाँ पे आता हुआ अपनी स्पिन को चेंज कर लेगा। अगर यहाँ पे ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है तो फिर यहाँ पे आता हुआ ये क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, इस तरह, ठीक है। उसके बाद क्या है, एक बात यहाँ पे मैं आपको नया कॉन्सेप्ट देती हूँ कि जब भी इलेक्ट्रॉन जो एक्साइटेड स्टेट्स होती है ना, इनके डिफरेंट वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स होते हैं। कल एक बात हो रही थी, वो क्लियर नहीं हुई थी कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन है वो जब S1 से S2 या S2 से S1 में या S3 से S2 में आता है तब वो हीट रिलीज करता है, और जब वो लाइक अपनी लोवेस्ट पॉसिबल एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आता है तब वो रेडिएशन इमिट क्यों करता है, इसकी क्या वजह। तो इलेक्ट्रॉन जब भी छोटी ट्रांजिशन करता है, मतलब कोई ऐसी ट्रांजिशन जिसका एनर्जी गैप कम हो, तो जब एनर्जी गैप कम हो इलेक्ट्रॉन ऐसी ट्रांजिशन करे तो हमेशा वो जो एनर्जी है उसको हीट की फॉर्म में रिलीज करता है। बेसिकली जब ये इलेक्ट्रॉन अपनी एक्साइटेड स्टेट से, अपनी इस एक्साइटेड ट्रिपलेट स्टेट से नीचे आएगा इस स्टेट के अंदर, तो ये क्या करेगी, अपने ही सिस्टम ट्रिपलेट एक्साइटेड जो इसकी ट्रिपलेट स्टेट है सेकंड से फर्स्ट स्टेट में आ रहा है, तो यहाँ से आता हुआ यहाँ पे जो एनर्जी है उसको हीट की फॉर्म में रिलीज करेगा। और जब ये इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड ट्रिपलेट स्टेट फर्स्ट एक्साइटेड ट्रिपलेट स्टेट से ग्राउंड स्टेट में दोबारा आएगा, बताएं कि हीट की फॉर्म में कब रिलीज करता है, ये दोबारा बताएं। जी सर, मैं ये हमारे पास ग्राउंड स्टेट है,
और ये हमारे पास ऊपर एक्साइटेड स्टेट्स हैं। अब ये हमारे पास लाइक छोटे छोटे कुछ लेवल हैं, लाइक ये S1 है, S2 है और S3 है और ये S0। जिस तरह हमारे पास एनर्जी लेवल्स बढ़ते जाते हैं उनके जो बीच में गैप है वो कम होता जाता है, ठीक है। तो जब भी इलेक्ट्रॉन छोटी लाइक स्मॉल गैप के अंदर ट्रांजिशन करता है ना, तो लाइक ये जो इलेक्ट्रॉन है जो यहाँ से इधर गया ऊपर, अब यहाँ पे जाके वो अनस्टेबल है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो यहाँ नीचे से ग्राउंड स्टेट से ऊपर गया वो ऊपर जाके अनस्टेबल है, वो अपने आप को रिलैक्स करने की कोशिश करेगा। तो रिलैक्सेशन अब कई तरह की होती है हमारे पास। रिलैक्सेशन अगर तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर आ रहा है, लाइक अपनी थर्ड एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट से सेकंड एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट में आ रहा है, या फिर सेकंड एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट में आ रहा है, तो यहाँ पे जो एनर्जी गैप है वो कम है। जब एनर्जी गैप कम होगा तो जो इलेक्ट्रॉन है वो अपनी एनर्जी को इन द फॉर्म ऑफ हीट रिलीज करेगा। मतलब क्या होगा, नॉन रेडिएटिव रिलैक्सेशन होगी यहाँ पे, जो कल बात हो रही थी, नॉन रेडिएटिव रिलैक्सेशन। जब भी इलेक्ट्रॉन कोई ऐसी ट्रांजिशन करेगा जिसमें जो एनर्जी का गैप है वो कम होगा, तो जो हमारे पास रिलैक्सेशन होगी वो नॉन रेडिएटिव होगी, मतलब जो रिलैक्सेशन होगी वो हीट की फॉर्म में एनर्जी रिलीज हो जाएगी। लेकिन जब भी इलेक्ट्रॉन कोई ऐसी ट्रांजिशन करेगा जहाँ पे गैप काफी ज्यादा, लाइक अगर मॉलिक्यूल अपनी इस स्टेट से, जो कि इसकी लोवेस्ट पॉसिबल एक्साइटेड स्टेट है, यहाँ से जब अपनी ग्राउंड स्टेट में आएगा, तो ये एक एप्रिशिएबल एनर्जी गैप है। इस गैप को जब वो इलेक्ट्रॉन कवर करेगा तो यहाँ से आता हुआ जो वो एनर्जी है उसको रेडिएट करेगा। यहाँ पे हमारे पास रेडिएटिव रिलैक्सेशन होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो एनर्जी का गैप है वो ज्यादा है। तो ये रीजन था हमारे पास कि S3 से S2 या S2 से S1 जो एनर्जी थी वो हीट की फॉर्म में रिलीज हो रही थी, और S1 से S0 पे हमारे पास जो है वो फ्लोरेसेंस या फॉस्फोरेसेंस हो रही थी। बेसिकली फिनोमेना पीछे यही था कि जब इलेक्ट्रॉन कोई ऐसी ट्रांजिशन करता है जहाँ पे एनर्जी गैप कम हो, तो जो रिलैक्सेशन होती है वो नॉन रेडिएटिव होती है, मतलब हीट रिलीज होती है। और जब कोई रिलैक्सेशन ऐसी हो जिसके अंदर हमारे पास एनर्जी गैप काफी ज्यादा हो, तो वहाँ पे हमारे पास रेडिएशन इमिट होना शुरू हो जाती है। अब चूंकि हमने जो यहाँ पे एनर्जी दी थी, लाइक सपोज जो हमने ये वाली एनर्जी यहाँ पे दी है ये 5 जूल्स की है। अब इस ट्रांजिशन के लिए अगर इसने 1 जूल यूज कर लिया, और इस ट्रांजिशन के लिए अगेन अगर इसने 1 जूल यूज कर लिया, तो पीछे कितनी बची एनर्जी? यहाँ पे सिर्फ 3 जूल एनर्जी हमारे पास बची है, जो इलेक्ट्रॉन अपनी लोवेस्ट पॉसिबल सिंगलेट स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आते हुए उसने एनर्जी एमिट की। अब चूंकि हमारे पास जो एनर्जी है वो पहले एब्जॉर्ब कितनी थी हमारे पास 5 जूल्स, जो हमारे पास इमिट हुई है वो कितनी है 3 जूल। जो एनर्जी हमारे पास, अब यहाँ से हम ये देख सकते हैं कि जो एनर्जी हमारे पास एब्जॉर्ब है इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन द एनर्जी एमिटेड। और अगर एनर्जी एब्जॉर्ब एनर्जी एमिटेड से ज्यादा, तो क्या होगा कि जो एमिटेड रेडिएशन की जो वेवलेंथ है वो ज्यादा हो जाएगी। इसीलिए जब हम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इंसिडेंट करते हैं किसी भी इलेक्ट्रॉन के ऊपर जिसकी हमारे पास रेंज 200 से लेके 400 तक है, तो हमारे पास विजिबल रेडिएशन के अंदर हमें लाइट नजर आती है, फ्लोरेसेंस या फॉस्फोरेसेंस हमें नजर आती है। क्यों नजर आती है? क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे जब 200 से लेके 400 नैनोमीटर की जो एनर्जी है वो इंसिडेंट करते हैं, तो रिजल्ट में हमारे पास 400 से 800 नैनोमीटर की जो एनर्जी है वो रिलीज होती है इधर से फ्लोरेसेंस के थ्रू। इसलिए वो जो फिनोमेना है वो हमें नजर आता है। यस सर। जी फ्री क्या, या और आगे चलें आप? सर अभी कर रही हूँ। करें। तो ये मैंने आपको बता दिया कि फ्लोरेसेंस इंस्टेंटेनियस क्यों है और जो फॉस्फोरेसेंस है वो एक डिलेड प्रोसेस क्यों है। फ्लोरेसेंस इसलिए इंस्टेंटेनियस फिनोमेना है क्योंकि इसके अंदर हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन की स्पिन स्टेट्स हैं वो चेंज नहीं हो रही। इलेक्ट्रॉन जिस सिस्टम में था एक्साइट करके भी उसी सिस्टम में रहा और डी एक्साइट होकर भी उसी सिस्टम में आ गया। लेकिन फॉस्फोरेसेंस के अंदर इलेक्ट्रॉन पहले एक्साइट होकर तो सिंगलेट में गया, बाद में उसने अपना सिस्टम चेंज किया, अपनी ट्रिपलेट स्टेट में गया। ट्रिपलेट स्टेट से जब डी एक्साइट होके अपनी लोवेस्ट पॉसिबल एक्साइटेड स्टेट में आया, मतलब T1 में आया, T1 से वापस ग्राउंड स्टेट में आते हुए इसने क्या किया, अपनी जो एनर्जी थी लाइक जो अपनी स्पिन थी उसको चेंज कर लिया। इसीलिए स्पिन चेंज होने की वजह से ये हमारे पास डिलेड फिनोमेना है और ये हमारे पास इंस्टेंटेनियस फिनोमेना है। Then definition पढ़ लेते हैं फ्लोरेसेंस की। बेसिकली फ्लोरेसेंस है क्या? So when a beam of incident light on a certain substance it emit
लाइट, जब भी हम कोई लाइट इंसिडेंट करते हैं किसी सब्सटेंस के ऊपर जो कि फ्लोरेसेंट सब्सटेंस है, तो वो क्या करेगा, लाइट एमिट करना स्टार्ट कर देगा। और स्टॉप कर देगा लाइट एमिट करना तब जब हम जो लाइट का सोर्स है उसे कट ऑफ कर देंगे। अभी मैं आपको बताती हूँ कि ये कैसे होता है। और जो सब्सटेंसेस हमारे पास फ्लोरेसेंस शो करते हैं उन्हें हम फ्लोरेसेंट सब्सटेंसेस कहते हैं। ये फ्लोरेसेंस बेसिकली होती किस तरह है, ये हमारे पास फ्लोरेसेंस के अंदर जो हमारे पास कॉन्सेप्ट यूज होगा वो सिर्फ एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट और ग्राउंड सिंगलेट स्टेट, इसके अंदर सिर्फ सिंगलेट स्टेट को स्टडी करेंगे, ट्रिपलेट स्टेट की तरफ हम नहीं जाएंगे। ये हमारे पास ग्राउंड सिंगलेट स्टेट है जहां पे हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये हमारे पास S1, ये हमारे पास S2, S0। हमने क्या किया, फ्लोरेसेंस के लिए हमने यहाँ पे जो एनर्जी है उसको, यहाँ पे हमने जो फोटोन है उसको हमने यहाँ पे बम्बार्ड किया। अब बम्बार्डमेंट की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन, अब ये डिपेंड करता है हमने उसे कितनी एनर्जी दी है। इलेक्ट्रॉन बम्बार्ड होकर इधर भी जा सकता है, इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करके यहाँ भी जा सकता है। एक्साइटेड स्टेट्स के डिफरेंट वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स होते हैं। अब क्या करेगा इलेक्ट्रॉन, अपनी एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद चूंकि अनस्टेबल है, वापस नीचे अपने आप को रिलैक्स करने की कोशिश करेगा। रिलैक्स करने के लिए क्या करेगा, नीचे वापस आना शुरू कर देगा। अब नीचे इलेक्ट्रॉन कभी भी इस तरह नहीं आता डायरेक्ट, ये फॉरबिडन है। इलेक्ट्रॉन कभी भी अपनी एक्साइटेड स्टेट, लोवेस्ट एक्साइटेड स्टेट से आता है ग्राउंड स्टेट में, लेकिन अपनी लोवेस्ट से ऊपर जो एक्साइटेड स्टेट होती है वहां से कभी भी डायरेक्ट नीचे ग्राउंड स्टेट में नहीं आता, बल्कि क्या करता है, वो सेवरल डिस्क्रीट जंप्स करता है। वो एक के बाद एक सीढ़ी उतरता है, एक के बाद एक स्टेप नीचे आता है और फिर अपनी लोवेस्ट पॉसिबल एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आता है। अब ये इलेक्ट्रॉन पहले यहाँ से इधर आएगा, उसके बाद फिर यहाँ से इधर नीचे आएगा। अब यहाँ पे जो एनर्जी गैप कम है, यहाँ पे इसने क्या कर दिया, हीट की फॉर्म में एनर्जी को एमिट कर दिया। और जो इसने ये वाली ट्रांजिशन की है, इसमें ये क्या करेगा, हमारे पास फ्लोरेसेंस को शो करेगा। ये बेसिकली फ्लोरेसेंस का फिनोमेना है। और यहीं पे मैं आपको बता देती हूँ कि फॉस्फोरेसेंस में क्या होता है। फॉस्फोरेसेंस में यहाँ पे हमारे पास एक्साइटेड ट्रिपलेट स्टेट है T2 और यहाँ पे एक्साइटेड स्टेट है T1। ये इलेक्ट्रॉन अपनी स्पिन चेंज करेगा, यहाँ पे आके ये इस स्पिन में आ जाएगा। उसके बाद इंटरनल कन्वर्जन, जब इंटरनल कन्वर्जन होती है, मॉलिक्यूल अपने ही सिस्टम के अंदर नीचे आता है, तो वो अपनी स्पिन को चेंज नहीं करता, बल्कि स्पिन सिर्फ तब चेंज होती है जब IC इंटर सिस्टम क्रॉसिंग, जब सिस्टम चेंज होता है, ISC इंटर सिस्टम क्रॉसिंग होती है, तो जो इलेक्ट्रॉन है वो अपनी स्पिन को चेंज करता है। लेकिन जब इंटरनल कन्वर्जन होती है, मतलब एक मॉलिक्यूल अपनी स्टेट के अंदर ही जो है अपना एनर्जी लेवल नीचे लेके आता है, तब वो जो अपनी स्पिन है उसको चेंज नहीं करता। यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन जो है एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करा है, तो फिर T2 से T1 में आते हुए ये एंटी क्लॉकवाइज ही रोटेट करेगा। और जो हीट और जो यहाँ पे जो इमिट करेगा यहाँ से एनर्जी, वो इन द फॉर्म ऑफ हीट एमिट करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एनर्जी गैप भी कम है। उसके बाद जब ये इलेक्ट्रॉन इस लेवल से इस लेवल में आएगा T1 से S0 के अंदर, तो फिर क्या करेगा, फॉस्फोरेसेंस शो करेगा। ये बेसिक डायग्राम थी फ्लोरेसेंस और फॉस्फोरेसेंस की। ये एक्साइटेशन का मैं आपको बता चुकी हूँ कि एक्साइटेशन कैसे होती है नॉर्मली, कि इलेक्ट्रॉन अपनी जो है ग्राउंड स्टेट से फोटोन को एब्जॉर्ब करता है और अपनी एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, मैं आपको बता चुकी हूँ। देन ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि मॉलिक्यूल अपनी पहले अपनी एक्साइटेड स्टेट से पहले अपनी उससे नीचे एक्साइटेड स्टेट में आता है और एनर्जी को एमिट करता है इन द फॉर्म ऑफ हीट। और उसके बाद जब वो अपनी लोवेस्ट पॉसिबल एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आता है, तो वो एनर्जी को एमिट करता है इन द फॉर्म ऑफ लाइट। और ये जो लाइट है हमारे पास, ये फ्लोरेसेंस या फॉस्फोरेसेंस शो करती है। where x star is the energy difference between x and x bar। ये जो x star है बेसिकली ये ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट के बीच में लेवल है, ये वाला। ये जो S1 है इसको हम यहाँ पे x star कह रहे हैं। एंड देन द emitted radiation frequency V prime and V prime are different from V। अब दूसरी बात वो यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो emitted radiation की फ्रीक्वेंसी है, ये वाली फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी कहाँ इमिट हुई है, ये फ्रीक्वेंसी यहाँ पे इमिट हुई है। और ये फ्रीक्वेंसी कहाँ इमिट हुई है, ये फ्रीक्वेंसी यहाँ इमिट हुई है। अब ये दोनों जो सी V प्राइम है या V प्राइम है, इट इज डिफरेंट फ्रॉम दिस जो कि एब्जॉर्ब हुई है। हम कह सकते हैं कि जो V है इट इज इक्वल टू V प्राइम प्लस V प्राइम। गॉट इट? यहाँ भी ड्रा कर देना ये जो आपने किया है उससे। यस सर।
चलो ठीक है, अब यहाँ ड्रा किया ना, ये यहाँ पे ड्रा करने आपकी ये सर समझ नहीं है। स्टेट जो जैसे ये न्यू प्राइम और न्यू डबल प्राइम को, सर आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो आपने एनर्जी स्टेट्स बनाई है, यस सर। आप एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट से इसको ड्रा कर देना कि कैसे इसकी डी एक्साइटेशन होती है। ठीक है सर। This is ground singlet state. This is excited singlet state. This 2, this 1, this node. हमने जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी दी है, हम कह सकते हैं कि वो HV फोटोन है। ठीक है, ये फोटोन लेके, अब मैं यहाँ पे फ्लोरेसेंस का बता रही हूँ। ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन इस फोटोन को लेके एक्साइट हो जाएगा और अपनी एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ रिजाइड कर रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। अब रिटर्न करते हुए क्या करेगा, पहले वो इंटरनल कन्वर्जन के थ्रू लाइक एक जंप करेगा। इस जंप के दौरान जो रेडिएशन एमिट हो रही है वो है हमारे पास HV in the form of heat. और इस रेडिएशन, ये वाली ट्रांजिशन हो रही है S1 से S0 में, यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो है हमारे पास HV प्राइम। Phosphorescent. तो हम कह सकते हैं कि जो ये वाली एनर्जी है, जो ये वाली फ्रीक्वेंसी है V, वो इक्वल है जो हमारे पास ऊपर इन द फॉर्म ऑफ इमिट हुई है हीट प्लस इन द फॉर्म ऑफ नीचे जो फ्लोरेसेंस या फॉस्फोरेसेंस का फिनोमेना हुआ है हमारे पास। अब कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। फ्लोरेसेंस एक इंस्टेंटेनियस फिनोमेना है। ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि फ्लोरेसेंस इंस्टेंटेनियस फिनोमेना क्यों है, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास जो स्पिन स्टेट्स हैं वो चेंज नहीं होती। अब फ्लोरेसेंस स्टिमुलेटेड बाय लाइट ऑफ विजिबल और अल्ट्रावायलेट रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम। क्यों? फ्लोरेसेंस के अंदर बेसिकली होता क्या है, इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशंस होती हैं और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस के लिए जो हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो स्पेक्ट्रम में से जो हमें लाइक रेडिएशंस हेल्प आउट कर सकती हैं वो ये वाली रेडिएशंस हैं, अल्ट्रावायलेट और विजिबल। इसीलिए जो हमारे पास फ्लोरेसेंस है उसको स्टिमुलेट करने के लिए भी यही रीजन हमारे पास जो है वो यूजफुल है। जो कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रा है वो डिपेंड करता है एग्रीगेशन ऑफ सब्सटेंस के ऊपर। लाइन बैंड एंड कटिंग स्पेक्ट्रा हमारे पास फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी है, ये उसके अंडर आता है। ये टॉपिक है मेरे का, मुझे ये नहीं समझ आता सर, ये अगर आप करवा दें प्लीज, क्योंकि ये फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी में आ रहा था तो ये मैंने नहीं किया। Then next हमारे पास है फ्लोरेसेंस इज शोन बाय गैसेस, लिक्विड्स एंड सॉलिड्स। हाउएवर गैसेस एग्जिबिट फ्लोरेसेंस एट लो प्रेशर। अब जो गैसेस हैं हमारे पास वो लो प्रेशर के ऊपर फ्लोरेसेंस शो करती हैं, ऐसा क्यों है? सर ये मीटिंग का टाइम खत्म हो रहा है, आगे से ये बता दूं? नई मीटिंग ज्वाइन करेंगे लेकिन ये बता देंगे। यस सर। जी बता दें और बल्कि नई मीटिंग में बताएं आप, नई मीटिंग में। रिकॉर्डिंग पॉज कर दें। यस सर। फरहीन आपकी प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छी है, बहुत जबरदस्त प्रेजेंटेशन है आपकी। देखिए ना, मैंने कहा था कि आपने कुछ कमी छोड़ी है। अब आपको समझ आई है ना?